नमस्कार दोस्तों, विद्यार्थी लर्निंग हब में आपका स्वागत है। आज हम लोग राज्य व्यवस्था के तहत जो इसका पार्ट 3 है, संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को देखने जा रहे हैं, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के रूप में है, वन लाइनर फॉर्मेट में है और यह आपके किसी भी एग्जामिनेशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए काफ़ी ही उपयोगी है। तो मैं क्रम से चलता जा रहा हूँ, क्रमबद्ध, और जो कि 2 महीने में मैंने 4-5 किताब को कंप्लीट करने का जो लक्ष्य रखा है उसे कंप्लीट करेंगे। और इसका पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल विद्यार्थी लर्निंग हब पे अगर आप लिख के सर्च करते हैं टेलीग्राम पे तो वो आपको वहाँ आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अन्य दोस्तों के साथ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है वो आपको संविधान सभा की प्रस्तावना से संबंधित है। तो संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो बाद में जाकर भारतीय संविधान का प्रस्तावना बना। संविधान सभा में इसको कब पारित किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा जो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था उसे स्वीकार किया, क्योंकि 11 दिसंबर को पहली बैठक हुई, 9 दिसंबर को पहली बैठक, 11 दिसंबर को दूसरी बैठक और 13 दिसंबर को जो है तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी या संविधान का आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी और तथा संविधान का आत्मा कहा जाता है। अगर भारतीय संविधान की बात आती है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया है, तब फिर वो हो जाता है अनुच्छेद 32, जो कि आपका संविधान के अनुच्छेद 32 में जो दिया गया है उसके तहत जो रिट जारी करने का अधिकार जो है मौलिक अधिकार में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना को किसने आत्मा के नाम से संबोधित किया? तो डॉक्टर ठाकुर प्रसाद भार्गव ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा के नाम से संबोधित किया था। भारतीय संविधान के किस भाग में इसके लागू होने की तिथि, जो कि 26 नवंबर 1949 है, का उल्लेख किया गया है? तो प्रस्तावना में। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन और आदर्शों की झलक कहाँ मिलती है? तो वो प्रस्तावना में मिलती है। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? प्रजातंत्र कहलाता है। प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दावली हम भारत के लोग, वी द पीपुल, किस संविधान का अनुसरण करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का अनुसरण करता है। प्रस्तावना में जो उल्लिखित शब्दावली है हम भारत के लोग, वी द पीपुल, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का अनुसरण करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को कहाँ से लिया गया है? 1917 का जो रूसी क्रांति हुआ था वहीं से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में समाजवाद के अर्थ को स्पष्ट किया था? तो 1955 के आवाड़ी अधिवेशन में जो है समाजवाद को स्पष्ट कहा था। भारतीय संविधान के प्रस्तावना के क्या उद्देश्य है? तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना के उद्देश्य है स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। संविधान में किस उपबंध की अस्पष्टता होने पर भारतीय न्यायालय किसका सहारा लेता है? तो प्रस्तावना का। क्या प्रस्तावना को न्यायालय में वैधानिक परिस्थिति यानी कि लीगल स्टेटस प्राप्त है? तो नहीं।
प्रस्तावना में को न्यायालय में वैधानिक परिस्थिति यानी कि लीगल स्टेटस प्राप्त नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में यह निर्णय दिया कि संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? यूनियन इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद 1954। यूनियन इंडिया बनाम मदन गोपाल वाद 1954। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि जहां पर संविधान की भाषा संदिग्ध होगी वहां प्रस्तावना संविधान का विधिक निर्वचन में सहायक होती है? तो यह कहा था बेरीबारी यूनियन का मामला। बेरीबारी यूनियन का मामला। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्णित किया था कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग नहीं माना जाएगा? तो बेरीबारी यूनियन का जो मामला था 1960, उसमें उसने कहा था, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्णित किया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है। और बेरीबारी यूनियन का ही जो मामला था उसमें ही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि अगर संविधान की भाषा कहीं संदिग्ध लगती है तो वहां प्रस्तावना संविधान के विधिक निर्वचन में सहायक होता है। अगला जो क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में समाजवाद की व्याख्या करते हुए कहा था कि भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और समाजवाद का मिश्रण है? तो नकरा बनाम भारत संघ। नकरा बनाम भारत संघ में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारत का जो समाजवाद है वो मार्क्सवाद और समाजवाद का मिश्रण है। किसने समाजवाद का अर्थ स्पष्ट करते हुए कहा था कि हमारा उद्देश्य ऐसी योजनाओं का निर्माण करना जो समाज के सामाजिक संरचना पर आधारित हो, न कि समाजवाद पर? यह जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को केवल एक बार 1942वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1976 में संशोधित किया गया और इस संशोधन के द्वारा इसमें जोड़े गए जो शब्द है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो शब्द है वो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्ष को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया? तो बॉम्बई बनाम भारत संघ 1994 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्ष को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया था। संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है या नहीं, यह प्रश्न सबसे पहले किस मामले में उठा था? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। केरल राज्य 1973 में यह आया था कि क्या संविधान की जो प्रस्तावना है वो अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है या नहीं। अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका किसने संविधान को राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति संबंधों की आत्मकथा कहा है? तो हरमन फाइनर ने ऐसा कहा है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 में ऐसा कहा। नोट: प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है, न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। इसकी व्यवस्था को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। प्रस्तावना को संविधान का अंग माना जाता है, किंतु अब प्रस्तावना में अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है। इसका अभिनिर्धारण किस मामले में किया गया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। किस मामले में
कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान की विशेषताओं का निचोड़ है अथवा संविधान प्रस्तावना में निर्धारित संकल्पनाओं का परिवर्धित मूर्त रूप है। तो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान मामले में ऐसा कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान की विशेषताओं का निचोड़ है अथवा संविधान प्रस्तावना में निर्धारित संकल्पनाओं का परिवर्धित मूर्त रूप है। तो प्रस्तावना से संबंधित अलग अलग जो व्यक्ति थे उनके अलग अलग विचार थे और उसी प्रस्तावना के संबंध में विभिन्न विचारों को अब हम लोग देखने जा रहे हैं और उसे याद कर ले, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट जो स्टेटमेंट आती है उसमें ये पूछा जाता है कि इस प्रकार का जो विचार व्यक्त किया गया था प्रस्तावना के रूप संदर्भ में किनके द्वारा किया गया था। देखिए, चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रस्तावना का विचार जो है, प्रस्तावना में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को समानता और बंधुत्व के साथ जोड़कर स्थापित करने का जो प्रयत्न किया गया है वह मेरे सपनों को भारत का वर्णन करता है। किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने ऐसा कहा था। भारत के संविधान की प्रस्तावना में इस पुस्तक के समस्त तर्क संक्षेप में समाहित है और वह इस पुस्तक की कुंजी के रूप में कार्य कर सकती है। किसने कहा था ऐसा? अर्नेस्ट बार्कर ने अपनी पुस्तक सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में कहा था कि भारत के जो संविधान की प्रस्तावना में पुस्तक के समस्त तर्क संक्षेप में समाहित है और वह इस पुस्तक के कुंजी के रूप में कार्य करती है। तो बहुत सारा डिटेल्स को कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है, वैसा उनका मानना था कि प्रस्तावना वैसी ही संविधान की शॉर्ट फॉर्म में लिखी गई कुछ तर्क संक्षेप में समाहित हैं। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। किसने? सुभाष कश्यप ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा। हमारे संविधान की आत्मा प्रस्तावना में मनुष्य की सभ्यता के आधुनिक विकास क्रम का हृदय स्पंदन है और उनकी अंतरात्मा न्याय, समानता, अधिकार और बंधुत्व के भाव से अभिसंचित है। डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंधवी ने ऐसा कहा था। प्रस्तावना भारत में संविधान की अभिन्न अंग है। भारतीय जीवन बीमा निगम एवं अन्य बनाम कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च एवं अन्य 1995 में ऐसा कहा गया था कि प्रस्तावना भारत के संविधान की अभिन्न अंग है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है बल्कि इसे संविधान के प्रावधानों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत माना जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कब ऐसा कहा था? तो बेरीबारी यूनियन केस 1960 में ऐसा कहा था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा या भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, जिसका अर्थ यह है कि इस संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। हालांकि ऐसे संशोधन से संविधान का मूलभूत ढांचा बदला नहीं जा सकता। कब कहा गया था ऐसा? तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में। प्रभुत्व संपन्न का मतलब राज्य के पास संविधान द्वारा दिए गए प्रतिबंधों के भीतर सब कुछ करने की स्वतंत्रता है। कोई भी राष्ट्र का अपना संविधान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वह संप्रभु न हो। सुप्रीम कोर्ट सिंथेटिक एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1989 के मामले में कहा था। समाजवाद के तहत राष्ट्र संविधान में मौजूद मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आपसी समन्वय के द्वारा अपने लोगों को सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने का जो प्रयास करता है। सुप्रीम कोर्ट मिनर्वा मिल्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य 1980 के मामले में कहा था। क्या कहा था? कि समाजवाद के तहत राष्ट्र संविधान में मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आपसी समन्वय के द्वारा अपने लोगों को सामाजिक, आर्थिक और न्याय दिलाने का प्रयास करता है। यानी कि मौलिक अधिकार और राज्य का नीतिगत तत्व दोनों का यहाँ पे विवरण किया गया है और दोनों के द्वारा ही ऐसा संभव है। पंथ निरपेक्ष संविधान की मूल विशेषता क्या है?
तो सुप्रीम कोर्ट SR बॉम्बई बनाम भारत संघ 1994 में पंथ निरपेक्ष संविधान की मूल विशेषता है को डिफाइंड किया था। हमारे संविधान में लोकतंत्रात्मक गणराज्य का अर्थ लोगों की शक्तियां और इसका संबंध लोगों द्वारा शक्ति के वास्तविक, सक्रिय और प्रभावी अभ्यास से है। सुप्रीम कोर्ट RC पोडियाल बनाम भारत संघ 1993 के मामले में ऐसा कहा था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा है? तो KM मुंशी ने कहा है। अब देखिए उद्देशिका, ऐसे उद्देशिका हम सभी को याद रहना चाहिए और उसे हम लोग याद करते हैं। बहुत सारे स्कूल में इसे जो सुबह का प्रेयर होता है उसमें यह कराया जाता है। जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को अध्यक्ष द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। तो ये आपका उद्देशिका है और इसे हम लोग इस तरह से याद करते हैं जैसे कि हम वी द पीपुल ऑफ इंडिया, मतलब भारत को क्या, तो कभी पूछा जाता है क्रमबद्ध में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये डिटेल्स याद रखना होगा। कभी क्या करेगा, प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्र गणराज्य, मतलब कुछ डिसऑर्डर में करके यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तथा उसके समस्त नागरिकों जो है किस तरह का न्याय मिलता है ये भी पूछा जाता है कि जो उद्देशिका में प्रस्तावना में दिया गया है तो किस तरह के न्याय की बात की जाती है। तो 3 तरह के न्याय की बात की जाती है। कौन कौन? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्रस्तावना को देखते हैं। अब कुछ कुछ अलग अलग जैसे चीज़ है उसे डिफाइन करते हैं। अब प्रस्तावना में आपका है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग को डिफाइन कैसे किया गया है? यह शब्द भारतीय संविधान के स्रोत को दर्शाते हैं और इससे 3 बातें स्पष्ट होती है। पहला यह कि संविधान के द्वारा अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित की गई है। दूसरा, यह संविधान निर्माता भारतीय जनता के प्रतिनिधि थे। तीसरा, संविधान भारतीय जनता की इच्छा का परिणाम है, अतः भारतीय जनता ने ही इसे राष्ट्र को समर्पित किया है। किसी भी बाहरी शक्ति द्वारा यह संविधान हमें नहीं सौंपा गया है। ठीक है। दूसरा है संपूर्ण प्रभु संपन्न, तो इसका आशय होता है भारत आंतरिक तथा बाह्य मामलों में पूर्णतः स्वतंत्र है और किसी भी विदेशी शक्ति या आंतरिक शक्ति को इसके आंतरिक या बाह्य मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार प्राप्त नहीं है। सिंथेटिक एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश 1989 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई भी राष्ट्र का अपना संविधान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि वह संप्रभु न हो। आइए अब देखते हैं समाजवादी शब्द के बारे में। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसके एक आर्थिक दर्शन के रूप में भी समझा जा सकता है, जहां उत्पादन और वितरण के साधन
राज्य के स्वामित्व में होने वाली है और होती है। हालांकि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है, जहां राज्य के अलावा निजी क्षेत्र के लोगों द्वारा उत्पादन कार्य किया जा सकता है। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ धर्म के आधार पर भेदभाव का अभाव, जहां सभी धर्मों को समान भाव से देखा जाए वही पंथ निरपेक्ष है। अर्थात राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्म उसके लिए समान होंगे एवं राज्य धार्मिक मामलों से तटस्थ रहेगा। अब आप देखते हैं क्या लोकतंत्रात्मक गणराज्य, एक एक करके सभी वर्डों का जो है उद्देशिका में जो दिया गया है उसको हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य से अभिप्राय मोटे तौर पर उस राज्य से होता है जिसमें एक निर्वाचित अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि की सरकार हो। भारत में संसदीय सरकार की व्यवस्था करके तथा निर्वाचित राष्ट्रपति आनुवंशिकता का आधार पर नहीं को राज्य का प्रमुख बनाकर प्रस्तावना में लोकतंत्रात्मक गणराज्य का सार्थक बनाया गया है। न्याय, प्रस्तावना में इन शब्दों के आधार पर संविधान के लक्ष्य का निर्धारण किया गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय इन तत्वों का रूसी क्रांति 1917 से लिया गया है। व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा जो है वह आपका संविधान में व्यक्ति के संबंध में महत्वपूर्ण उपाय किए गए हैं। अनुच्छेद 17 में दिए गए मौलिक अधिकार का उद्देश्य अस्पृश्यता के आचरण का अंत करना है, क्योंकि यह मनुष्य की गरिमा के विरुद्ध है। इसके अलावा अनुच्छेद 32 में ऐसा उपबंध किया गया है कि कोई व्यक्ति अपना मौलिक अधिकार के प्रवर्तन और अपने व्यक्तिगत गरिमा की रक्षा के लिए सीधा सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है। तो इस तरह से आज हम लोग संविधान में प्रस्तावना से संबंधित सभी वन लाइनर क्वेश्चन आंसर को देखे और कुछ जो उसके उद्देशिका या प्रस्तावना है उसे भी हम लोग डिस्क्राइब किए। उसमें जो वर्ड है जैसे कि व्यक्ति की गरिमा, न्याय, तो 3 तरह के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात आती है, और समाजवादी अखंडता, ये सब वर्ड का डिफाइन किया गया है जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। और इस वीडियो को आप बार बार सुने, एक बार नहीं 2-3 बार सुनेंगे तो यह स्वतः आपको याद हो जाएगी और जो आपके नज़दीक में एग्जामिनेशन है उसमें काफ़ी आपको मदद मिलेगा। तो इस चैनल पे आने के लिए या चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। और आप कोई भी वीडियो हो तो उसे कंप्लीट देखें। एक बार देखने के बाद जब इसका PDF आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। तो इस तरह से आज आप लोग संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को देखें। ठीक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।